अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की अदालती तारीख और सियासी तारीख और हालिया दौर का स्याह तरीन दिन मैं इसको कहूँगा। उसकी वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा इशू, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, उसके ऊपर एक मतनाज़ा किस्म के बेंच के सामने जो पिटीशन लगी हुई थी वो थी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल। आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी का कोई इशू नहीं हो सकता जहां पे पाकिस्तान में वो लोग जो इंसाफ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ड्यू प्रोसेस के साथ और जिसे कहते हैं फेयरनेस ऑफ ट्रायल, उनके साथ खड़े हैं। और वो कौन से लोग हैं और वो कौन सी जहन हैं जो मिलिट्री के साथ, फौज के इस्तेसाल के साथ और डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हैं। ये वो डिवाइडिंग लाइन है जो आपको डिवाइड करती है। ये याद रखिए कि ये इशू जो है ये कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का नहीं है। ये इशू पार्लिमान की बालादस्ती का नहीं है। ये इशू वो है, ये वो वाला इशू है जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो नेचुरल जस्टिस के असूल हैं, जिनके तहत हमारा आइन बनता है, जिनके तहत ही हमारी हुकूमतें बनी हैं, जिनके तहत ही हमारी रियासत बनी है, ये वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल बेसिकली हमें अलग करता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग डेमोक्रेसी हैं या हम एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का हिस्सा हैं। उसके ऊपर आज खबर आपने सुन ली होगी कि जो 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा दलेराना फैसला दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे सीरियस कंसर्न्स हैं सिविलियन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का। ये इशू 9 मई से ताल्लुक नहीं रखता, ये इशू किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखता, ये इशू इमरान खान या आसिम मुनीर या काजी फैज़ ईसा से ताल्लुक नहीं रखता। ये इशू ताल्लुक रखता है एक बुनियादी असूल, एक प्रिंसिपल के साथ कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम होगा, उनका अदालती कार्रवाई सारी की सारी एक सिविलियन अदालत के सामने होगी जो ओपन कोर्ट में होगी। वहां पे उसकी रिपोर्टिंग हो सकेगी, वहां पे अपने पसंद का वकील कर सकेगा, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का फैसला आया था कि जिसने इस कानून को आइन के मुनाफी करार दिया, उसे आज एक मतनाज़ा तौर पर बनाए गए बेंच और उस मतनाज़ा बेंच के मतनाज़ा जो जज थे, जो उसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उन्होंने जिसे कहते हैं 5 मिनटी कार्रवाई के बाद, लगता यह है कि पहले से तयशुदा बात थी, उन्होंने हुकूमत की इस्तदा मानते हुए जो फैसला था 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, उसे मुअत्तल कर दिया। और इसकी मुअत्तली का मतलब ये है कि वो जो कानून बनाया गया था, जो खिलाफ आइन करार दिया गया 5 जजों की जानिब से, उस कानून को दोबारा से लागू कर दिया गया। यानी कि अब वो जो लोग, जो सिविलियंस इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में 6 माह से बंद हैं, उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकेगा। और जाहिर बात है अब तय ये होगा कि ये केस जो है कहाँ तक आगे चलता है, कब चलता है। उस वक्त तक वो जो एक रिलीफ थी वो ख़त्म कर दी गई। मैंने कुछ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इसके इंट्रो में ही, और वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि ये बड़े अजीब व गरीब हालात हैं। अजीब व गरीब हालात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वो जगह जहाँ से मैं समझता हूँ हमारा कानून और हमारी रियासत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकती है, वहाँ पे इस वक्त सीरियस डिसकंटेंट है, आपसी लड़ाई है, ना इत्तफाकी है, ना चाकी है। और जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट हैं हर तरफ के, हर साइड के, वो खुल के सामने आ रहे हैं। मैंने इस बेंच को मतनाज़ा बेंच कहा क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो है वो एक बड़े मतनाज़ा तरीके से हुई। अब सब इस बात से आगाह हैं, मैं पहले भी इस पर प्रोग्राम कर चुका हूं कि किस तरह से काजी फैज़ ईसा साहब ने एक मुद्दत तक ये इशू खड़ा कर रखा कि बेंच फिक्सिंग के अंदर जो है
वो मनमानी की जाती है, अपनी मर्जी की जाती है, और जो चीफ जस्टिस होता है वो अपनी मर्जी से चीजें चलाता है। अब चाहे वो अपनी मर्जी उसकी अपनी होती है या वो अपनी मर्जी इस्टेब्लिशमेंट की होती है। लेकिन ये काजी फैज ईसा साहब का बड़े अरसे से ये एक सवाल था, एक मुद्दा था जो उन्होंने उठाया हुआ था। वो खुद चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अपनी जो हमनवा जमात है उससे कानून साजी करवा कर एक कमेटी की तश्कील करवाई और तासुर ये दिया कि ये कमेटी जो है ये बड़े इंडिपेंडेंट फैसले करेगी। उस कमेटी का नतीजा ये निकला कि उस कमेटी में जिस तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है वो उसी कमेटी के एक रुकन सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन के हालिया खतूत से वाजे हो गया है, जिसमें उन्होंने वाजे तौर पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें बाईपास करके जो मेजॉरिटी का रूल है उसको अपनाते हुए बल्कि उससे ज्यादती ये कर दी कि साथ इनका भी हमनवाई डाल दी, जबकि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो सही नहीं हुआ। और खासकर उन्होंने दो बेंचों के ऊपर सवाल उठाया। एक वो बेंच जिसने आज ये कारनामा सर अंजाम दिया, क्योंकि उसमें इस्तदलाल ये था जस्टिस एजाजुल हसन का कि ये तय पाया था कि 7 रुकनी बेंच बनेगा, और वैसे भी 6 रुकनी बेंच नहीं बनता, ऑड नंबर्स में बनता है। 3 रुकनी है, 5 रुकनी है, 7 रुकनी है, 9 रुकनी होता है, 11 रुकनी होता है, लार्जर बेंच होता है, या पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है। ये 6 रुकनी बेंच की एक नई इख्तरा डाली गई इनकी तरफ से। उसकी वजह यह थी कि जूनियर मोस्ट सबसे ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बिठाया गया, और उसके बाद नीचे जो हैं उनके जूनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनको बिठाया गया। और ये इशू भी रेज किया एजाजुल हसन साहब ने अपने खत में कि ये जो इशू ऑफ जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी है, जिस प्रिंसिपल की वजह से काजी फैज ईसा साहब आज चीफ जस्टिस है, वो प्रिंसिपल जो एक बड़ी मुद्दत के बाद सुप्रीम कोर्ट में तय पाया कि चीफ जस्टिस जो कैसे बनेंगे इसके अंदर किसी दूसरे इदारे की मुदाखलत नहीं होगी, उस प्रिंसिपल को ही रद्द करते हुए जूनियर मेंबर्स का एक मनपसंद बेंच बनाया गया। दूसरे जिस बेंच की निशानदेही की उसकी कारनामे भी एक आध दिन में सामने आ जाएंगे। वो बेंच है 3 रुकनी जो जस्टिस मुजाहिर नकवी की पिटीशन के ऊपर बनाया गया, उसके ऊपर भी उन्होंने एतराजात उठाए। अच्छा, उसके बाद चूंकि ये खत लिखा गया, पब्लिक हुआ, और फिर काजी साहब ने उस खत का एक जवाब भी दिया। अब उसका खत अगर आप उठा के देख लीजिए तो उस पूरे खत को पढ़ के कोई भी ये एनालिसिस कर सकता है कि जो एतराजात उठाए गए एजाजुल हसन साहब की जानिब से उनका काजी साहब के पास कोई जवाब नहीं था, और जवाब ना होने की वजह से उन्होंने एक बड़ी बाजारी किस्म का एक उसमें आर्ग्यूमेंट रेज किया कि जी आपको तनख्वाह 6 दिन काम करने की मिलती है, आप जुम्मे वाले रोज फलां रोज 2 या 3 बजे आप उठ के चले गए थे, आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इससे आपको पता चलता है कि इन साहब की जहनीत क्या है, और ये एक जिसे कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट उन्होंने रेज किया। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब अगर आपका आर्ग्यूमेंट यही है तो आप 4 महीने आप किस चीज की तनख्वाह लेते रहे, क्योंकि 4-5 महीने तो आप किसी बेंच में बैठे ही नहीं। आपको बेंच में आपने लिख के भेज दिया कि मैं बेंच में नहीं बैठूंगा जब आपके ऊपर रेफरेंस चल रहा था। तनख्वाह तो आप लेते रहे, या तो ऐसा हो कि उस मुद्दत में आपने तनख्वाह ना ली हो। फिर आप ये भी इग्नोर कर गए कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जो पब्लिश रूल्स हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसमें जुम्मे के रोज 12:30 बजे तक का ही टाइम है अदालती वक्त। उसके बाद कौन जज अपने चैम्बर में बैठता है, घर चला जाता है, दूसरे शहर चला जाता है। ये स्कूल तो है नहीं, ना ही आप स्कूल मास्टर हैं, ना आप पीटी मास्टर हैं। और चूंकि आपके पास कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं था अपनी इस डिक्टेटरशिप को डिफेंड करने के लिए, लिहाजा आपने ये सहारा लिया ये कि जी आप जो जुम्मे को तो जल्दी उठ के चले गए थे। सो दिस वॉज द अब्सर्डिटी ऑफ दैट लेटर रिटन। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है कि इन चिट्ठियों के अलावा, क्योंकि ये चिट्ठियां सिर्फ ये जाहिर करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छा नहीं है और इस वक्त जाती अनाद, जाती मफाद और धड़ेबंदी की बुनियाद के ऊपर इंसाफ की पामाली हो रही है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसमें किसी शख्स को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल इदारा है और इस डिसफंक्शनल इदारे से इंसाफ की तवक्को करना बिल्कुल अबस है। अब इसी सारी चीज के अंदर एक और शख्स जो नॉन पार्टी है लेकिन एक जूरिस्ट है और एक बड़ा जाना माना और अच्छा समझे जाने वाला राइट जिसे कहते हैं ना प्रो राइट जज है। बहुत सारे जज जो यहां बैठे हैं उनका उस्ताद भी है, वो हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, जो कि मिलिट्री कोर्ट के सिविलियंस के ट्रायल के अंदर वो पिटिशनर भी थे। उन्होंने बतौर पिटिशनर एक सीएम फाइल की जिसमें उन्होंने इस्तदा की इसी बेंच से
कि इस बेंच के जो सरबराह हैं सरदार तारिक साहब, चूंकि वो अपना जहन पहले से इन केसेस के मेंटेनेबिलिटी के इशू ऊपर पूरी तौर पर जाहिर कर चुके हैं, लिहाजा इंसाफ के असूलों के मुताबिक उन्हें इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जब आज इस बेंच की कार्रवाई शुरू हुई और ये इतराज उठाया गया और वहां पे वकील मौजूद थे, सरदार लतीफ खोसा साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, दोनों की जानिब से ये इतराज उठाया गया और कहा गया कि पहले इस दरखास्त के ऊपर आप बराए मेहरबानी फैसला कर दीजिए। आगे से जो जज साहब का जवाब था वो बड़ा सोशल मीडिया पे भी चला, टीवी पे भी चला और मौला जट की याद ताज़ा होगी। वो जवाब ये था कि मैं नहीं उठता बेंच से, क्या कर लोगे। अब ये जो एटीट्यूड है, ये जो जुमला है, दिस इज नेवर हर्ड ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं ये मौला जट के डायलॉग्स नहीं बोलते। यहां से इस बात का अंदाजा होता है कि हाउ मच इन्वेस्टेड द जज, द ऑनरेबल जज हिमसेल्फ वाज इन द कॉज। वो किसी सूरत भी इस केस से अलग नहीं होना चाहते थे। जज्बाती हद तक इस केस के अंदर वो अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, वो इन्वॉल्व कर चुके थे। एंड मुझे ये कहने में भी कोई आर नहीं है कि ही केम टू द कोर्ट विद अ मेड अप माइंड। ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज टू डू। अब इसमें जो जज साहब ने डायलॉग बोला मौला जट वाला, उसमें मैं थोड़ा सा आपको जज साहब को बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। सरदार तारिक मसूद साहब का मेरा ताल्लुक भी पोठवार से है, ये भी पोठवार के उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे लोग बड़े सख्त मिजाज होते हैं। वहाँ पे कब्जे, मार दाड़, ये वो बहुत चलता है। कहुटा के इलाके से इनका ताल्लुक है। इनके बड़े भाई ये थे या छोटे भाई थे सरदार इसहाक साहब, वो पिंडी के बड़े जाने माने क्रिमिनल के वकील थे, क्राइम के वकील थे। इनके जो फैमिली है वो ज़्यादातर क्रिमिनल प्रैक्टिस करती रही है पिंडी ज़िले में। और सरदार तारिक साहब जो थे वो अरसलान इफ्तिखार के, सरदार इसहाक साहब जो थे वो अरसलान इफ्तिखार के भी वकील रहे हैं। और अभी इनके जो सरदार इसहाक के साहबजादे हैं एजाज इसहाक, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। एक और भी तारुफ है सरदार तारिक साहब का जो हमें इस चीज़ की तरफ निशानदेही करेगा कि इस वक्त मौजूदा जो निज़ाम या रजीम चल रही है उसके अंदर इनका इंटरेस्ट और स्टेक कितना ज़्यादा है। एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि कुछ माह बाद सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर होने वाले हैं। वो चीफ जस्टिस खैर शायद नहीं बन सकेंगे या बनेंगे, लेकिन वो रिटायर हो जाएंगे। ज़्यादा अरसा चीफ जस्टिस भी शायद ना बने। ये मुझे वो डेट्स का एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जो इस वक्त उनका स्टेक है वो दो चीज़ों से आपको पता चल जाएगा। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले, शायद उस वक्त हुकूमत इमरान खान साहब की जा चुकी थी या हुकूमत थी, तो एक बैरिस्टर हसनैन साहब जो थे वो पिटिशनर भी आए और उन्होंने केस भी किया और वो बड़ा एक्टिवली केस परसू कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिरियान वाइट का। और ये वो केस है जिसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब पहले भी कह चुके थे कि इसमें ना ही कोई कॉज ऑफ एक्शन है और ना ही ये कोई केस बनता है, ना इसकी मेंटेनेबिलिटी बनती है। फिर भी सेम वकील के थ्रू ये बार दोबारा केस फाइल किया गया और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक इंडिपेंडेंट बेंच ने इसका फैसला देना चाहा तो उसको रोककर वो केस जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये चला गया। ये जो बैरिस्टर हसनैन साहब हैं, ये इस्लामाबाद में जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं इसके ऊपर खुद तफ्तीश कर सकते हैं। बैरिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त मुबैना तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते हैं। उनके पास एक वफाकी वजीर का प्रोटोकॉल है। मैंने अभी किसी एक दोस्त रिपोर्टर के तवसत से कुछ अरसा पहले जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे एक कॉल भी, जो पीएम ऑफिस हाउस है, सॉरी नॉट सेक्रेटेरिएट, हाउस के अंदर कॉल भी की और स्विच बोर्ड से बात करते हुए, और रिकॉर्डेड कॉल थी बाय द वे, ये कंफर्म भी करा लिया कि वो वहाँ बैठते हैं। और जो इनके दोस्त यार हैं, क्योंकि मैं भी बैरिस्टर हूँ, ऑल दो हमारी उम्रों में बड़ा फ़र्क है और आपके ऊपर नीचे वाले सारे दोस्त होते हैं, तो वहाँ की जो लंगर गप है वो यही है कि बैरिस्टर साहब शहर में भी हर जगह एक मिनिस्टीरियल प्रोटोकॉल और बाकायदा सिक्योरिटी के साथ मूव करते हैं। ख़बर ये है जो कंफर्म नहीं है, और ये रिपोर्टर्स जो इस्लामाबाद में हैं जो कवर भी करते हैं पीएम ऑफिस वगैरह या कैबिनेट, वो इसकी तस्दीक करवा सकते हैं कि इन्हें शायद कोई SAPM भी लगाया गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो है वो बड़ा छुपा के रखा गया है या शायद नहीं ऑफिशियली नहीं लगाया गया और अनऑफिशियली वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त ये भी एक बहुत इशू ऑफ कंसर्न है।
एक और भी इश्यू ऑफ कंसर्न है, चले मैं आपको चलते हुए ये भी खबर दे देता हूं सरदार तारिक साहब की, क्योंकि जो जिस वक्त जहां पे इनकी जिन लोगों से लड़ाई चल रही है, मजीद उस पर वो तफ्तीश कर सकते हैं, हम तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक इंडिकेशन दे देता हूं कि इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है एक सोसाइटी में, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है इस्लामाबाद में, और काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, आई थिंक इस वक्त सबसे टॉप पे भी जा रही होगी। उस सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिस रोड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसी रोड पे अगर आप मार्गला हिल्स की तरफ जाएं तो उसके आखिर में दाएं साइड पे, मेरा दाएं बाएं खराब होता है, राइट साइड पे कर लें, अगर आप मार्गला रोड जा रहे हैं तो आखिर में एक दफ्तर आता है। उस दफ्तर में एक साहब बैठते हैं, उनके इधर ना एक तारा लगा हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं पहनते लेकिन एक तारा लगा हुआ है। उन साहब का भी कारोबार जो है, जब से वो इस सीट पर आकर बैठे हैं, उस सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा है। और ये भी एक कदर मुश्तरक है, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर दो दफातर में बैठे हुए दो अलग लोग जिनके इंटरेस्ट मिलते हैं। मुझे ये बात काफ़ी अरसे से पता है, बाकी जो लोग इसके ऊपर तफ्तीश करना चाहते हैं वो ज़रूर करें और इस बात से पर्दा उठाएं। आने वाले दिनों में ये भी पर्दा उठेगा। वापस आते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छा नहीं चल रहा है। खैर, ये फैसला तो अब दे दिया गया, इंसाफ का कत्ल हो गया, लेकिन इस सारे मामले में जो कपड़े पहने हुए थे अशराफिया के हमारे जजेस ने, वो उतर कर आ गए हैं और इस वक्त हम मुकम्मल तौर पर नंगे हो चुके हैं और ये साफ नज़र आ रहा है कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, और वो अपने ज़ाती अनाद और मफाद, ये दोनों चीज़ें जहन में रखिएगा। एक अनाद है क्योंकि वो दूसरों से नफरत करते हैं, अपने मुखालफों से नफरत करते हैं, और मफाद भी है कि ये नहीं है कि नफरतमंदे होकर सब कुछ करी जा रहे हैं। इस वक्त अपने जो कहते हैं ना, वो कढ़ाई में और कुंडे में सर शर डाला हुआ है सारा, तो मफाद भी उठाए जा रहे हैं। तो अब दूसरी तरफ जो आपके मुखालिफ दड़ा है, जो सब मज़ाहिर नकवी साहब हैं, उनको टारगेट भी किया जा रहा है, क्योंकि ये मिशन है कि उसे भी सुप्रीम कोर्ट से निकालना है। क्योंकि इस वक्त ये है कि ठन गई है कि एक तरफ जो एजाजुल हसन साहब हैं और उनके हमनवा जजेस हैं, दूसरी तरफ काजी फैजीसा साहब हैं उनके, तो दूसरे धड़े में जितने जज कम किए जा सकें, ये इस वक्त कोशिश है। और उसके लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है, जो चीफ जस्टिस साहब के धड़े के लोग हैं वो इस पे लगे हुए हैं। और लेकिन इस ये वाली साइड भी काफ़ी डट कर सामने आ गई है, जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब का नया ख़त, जिसमें उन्होंने उनका आखिरी पैराग्राफ पढ़ने वाला है और उन्होंने साफ तौर पर निशानदेही कर दी है कि मैं सियासी अशराफिये का टूल नहीं बनूंगा। याद रखिएगा कि इनका ताल्लुक भी लाहौर से है, और जो ये सियासी अशराफिये का वो जिक्र कर रहे हैं, ये वो उस अशराफिये का जिक्र कर रहे हैं जो अभी रिसेंट जिनका रिटर्न हुआ है, और उन्हें जिसे कहते हैं ना, दिन रात एक कर कर इंसाफ दिलाया गया है। और उनके जो लीगल फैसिलिटेटर हैं तारड़ साहब, वो भी लाहौरी लीगल अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उनकी तरफ इनका इशारा था। और अब ये सूरत हाल है, इंसाफ का कत्ल हो चुका है। मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट से तो किसी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये यहाँ पे तो ये मामला है, अब काफ़ी हद तक चीज़ें नंगी हो चुकी हैं। अब जो मिलिट्री ट्रायल होना है बेगुनाहों का, और इसके ऊपर यकीन जानिए कि हमारी जो बाहर की ताकतें हैं, जो सो कॉल्ड हर वक्त कहती हैं जी कि हम बड़े प्रो राइट्स हैं, प्रो लिबर्टी हैं, वो भी सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर खामोश बैठे हुए हैं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। और इसके पीछे भी मैं आपको बताऊं, बहुत हद तक मैं जनरल बाजवा को भी कसूरवार कहता हूं, क्योंकि उन्होंने ओवर द ईयर्स ये पिक्चर पेंट की है बाहर के मुल्कों में, और उसके लिए बड़ी कामयाबी से उन्होंने लॉबिंग की है, जिसमें उन्होंने एक तरफ पीटीआई और इमरान खान खासकर उसकी एक शख्सियत पेंट कर दी है बाहर के मुल्कों के सामने, कि जैसे वो कोई एंटी वेस्ट ताकत हैं, जो असल में इमरान खान का कसूर सिर्फ प्रो पाकिस्तान होना है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बावर करा दिया है कि पाकिस्तान में अगर आपने बिजनेस करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ डील करना है। तो उस वजह से भी जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो कहती हैं कि जी कन्नी कतरा रही हैं अपने जो वो प्रिंसिपल्स जिसको अपने मुल्कों में जिसका इतलाक करना चाहते हैं, वो अब समझ गए हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इज़ अ लॉस्ट काज। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस और इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने के लिए। हम जो अपना उल्लू है इस मुल्क में वो पोसीदा करते रहें, बाकी ये लोग जाने और इनके अपने अमाल जाने।
तो ये बड़ी एक मैं कहता हूँ कि मायूस कुन सी सूरत हाल है, लेकिन ये सूरत हाल है आपके सामने, इस पे बयान करना बड़ा ज़रूरी था, कुछ कॉन्टेक्स्ट देना बड़ा ज़रूरी था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। बज़ाहिर तो इसका कोई मुझे दूसरा हल नज़र नहीं आता। मिलिट्री कोर्ट का जो सिविलियंस का ट्रायल है वो चलेगा, जुल्म मज़ीद बढ़ेगा। अल्लाह आप सबका और उन लोगों का हामी और नासिर हो जो इस वक्त इस जबर का, रियासती जबर का फ्रंट लाइन के ऊपर सामना कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।